मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नेम किए थे। हम लोग कई फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किए, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्कोहल, हैलाइड, इन सब के बारे में। आज टॉपिक देख रहे होगे बोर्ड पर लिखा हुआ है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉली का मतलब होता है मेनी। अभी तक जितने कंपाउंड हम लोग नेमिंग किए हैं उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप था। तो रूल ये था कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में पड़े। अब आप इमेजिन करो कि एक ही कंपाउंड में कई फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कोहलिक ग्रुप भी हो, हैलोजन भी प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, कीटोनिक भी हो, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करना है। आज जो कुछ भी डिस्कस करेंगे इसमें हमें तो सिर्फ समझाना है, लेकिन वर्क आपको करना है और कुछ एक पार्ट आपको जो है बताएंगे भी। सबसे पहले आपको एक सीनियरिटी टेबल लिखना होगा। सीनियरिटी टेबल हम आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, यानी हम चाहते हैं कि पहले आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट कीजिए। यानी कि इस बार पीडीएफ में जो सीनियरिटी टेबल है वो हम आपको नहीं दे रहे हैं, वो सीनियरिटी टेबल हम बाद में आपको प्रोवाइड करेंगे। हम चाहते हैं कि आप खुद से लिखिए और एनसीईआरटी बुक का हेल्प लीजिए। जैसे एनसीईआरटी में पेज नंबर 344 ये आप देखोगे तो ये आपके नोमेनक्लेचर में दिया हुआ है। इसी में एक टॉपिक है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड और यहां पर दिया हुआ है सीनियरिटी टेबल। ये सीनियरिटी टेबल क्या है? सीनियरिटी टेबल में फंक्शनल ग्रुप को अरेंज किया गया है। सारे फंक्शनल ग्रुप को नहीं, वैसे फंक्शनल ग्रुप को जो जनरली किसी दूसरे के साथ में अटैच होते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीनियरिटी। यानी कि जो टॉप पर है, जो ऊपर में है, जो पहले है वो सीनियरिटी टेबल में पहले आता है, वो सबसे ज्यादा सीनियर माना जाएगा। उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। तो इसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इसमें ये दोनों पार्ट हेल्प करेगा। ये पार्ट भी हेल्प करेगा और ये पार्ट भी हेल्प करेगा। कैसे करने हैं आप देखना, इसको बुक में देखना, आप पहले ट्राई करोगे। नहीं तो ज्यादा आसान होता है कि हम जो है आपको सीनियरिटी टेबल दे दे तो वो आपको रटना पड़ता, और खुद से अगर आप लिखोगे समझ करके तो रटना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहले आप खुद से करो। तो सीनियरिटी टेबल में क्या करोगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बोर्ड में दिया हुआ है, अभी तुमको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक निकालोगे तो फिर वहां पर पता चलेगा। यहाँ दिया द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप इज, और यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जैसे है COOH, इसके बाद में SO3H। SO3H भी ना के बराबर नहीं होता है, लेकिन दिया हुआ है तो आप लिख लो SO3H। फिर है COOR, ये ईस्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर है COCl, फिर CONH2, फिर CN, इसके बाद है CHO, एल्डिहाइड है, इसी को यहां पर HCO कर दिया है। फिर है कीटोनिक ग्रुप यानी कि CO, इसके बाद में फिर है OH, इसके बाद है NH2, फिर है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको यहां लिख दिए। अब ये फंक्शनल ग्रुप आपको यहां खोजना है इस जगह पर, और इसका प्रीफिक्स और सफिक्स लिखना है। यानी कि एक पार्ट अब इसके लिए आप लिखोगे यहां पर अपनी कॉपी में एज ए प्रीफिक्स, और दूसरा पार्ट अपनी कॉपी में एज ए सफिक्स, सफिक्स के फॉर्म में। अब यहाँ इन सब के सामने भी जो आपकी एनसीईआरटी में प्रीफिक्स और सफिक्स दिया हुआ है उसको आप नोट करोगे यहाँ इस तरीके से। अब प्रीफिक्स में देखो, पहले COOH हमें ढूंढना है यहाँ से, तो ऊपर नीचे ये सीनियरिटी टेबल नहीं है, जिगजैग फॉर्म में दिया हुआ है, ये फंक्शन ग्रुप का टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें तुम खोजो COOH कहाँ है। ये COOH मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके प्रीफिक्स में दिया हुआ है कार्बोक्सी और सफिक्स में दिया हुआ है ओइक एसिड। यहाँ पे प्रीफिक्स में लिख लेंगे हम लोग कार्बोक्सी और सफिक्स में लिखेंगे हम लोग ओइक एसिड, ओइक एसिड। फिर SO3H खोजो, इसमें SO3H कहां पर है, सबसे लास्ट में है, प्रीफिक्स है सल्फो और सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ प्रीफिक्स में लिख दिए सल्फो और इस जगह पर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये सफिक्स लगेगा। थर्ड पर है COOR, देखो COOR मिला, इसे कहा गया अल्कोक्सी कार्बोनिल और ये OH, अल्कोक्सी
कार्बोनिल और यहाँ पर ये OH सफिक्स। इसके बाद है COCl, Cl हैलोजन है, उसकी जगह पर मे भी X हो सकता है, X एसाइल हैलाइड है, तो हेलो कार्बोनिल। तो अगर Cl है तो क्लोरोकार्बोनिल। आप ऐसा करो COCl की जगह पर इसको आप COX कर दो, X हैलोजन है तो हेलो कार्बोनिल, हैलोजन में कोई भी हो सकता है, और इसके सफिक्स में यूज किया गया है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। नेमिंग करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे करना है। CONH2 को जो CONH2 अमाइड है, इसमें है कार्बामाइल, और सफिक्स में यूज करते हैं अमाइड, यहाँ ये अमाइड लिख दी। इसके बाद है CN देखो साइनो एंड नाइट्राइल, तो यहां साइनो और इस जगह पर नाइट्राइल। इसके बाद है CHO अल्डिहाइड, तो फॉर्माइल और ऑक्सो और अल। हम सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ फॉर्माइल याद करो ताकि कीटोन से कंफ्यूजन नहीं हो, तो फॉर्माइल और सफिक्स में यूज करते हैं अल, A। इसके बाद है कीटोन यानी कि CO, तो ऑक्सो और ये ओन, प्रीफिक्स में ऑक्सो और यहां पर ओन। इसके बाद है OH हाइड्रोक्सी और ये ऑल, हाइड्रोक्सी और इस जगह पर हो गया ऑल। इसके बाद है NH2 को अमीनो और अमाइन, तो यहां लिख दी अमीनो और इस जगह पर अमाइन। इन लोगों का प्रीफिक्स नहीं होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करते हैं EN और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं Y। ये सीनियरिटी टेबल में है। यहाँ फिर से एक बात बता रहे हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट नहीं है। जैसे कई बुक में अगर आप साइड बुक वगैरह देखोगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप का नंबर इससे ज्यादा होगा। NCERT इतने को लेकर चला है, और जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वो और कम हो जाएगा। यानी कि कुछ एक ही हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, जो जनरली मिक्स्ड अप फॉर्म में देते हैं, यानी कि सबका यूज भी नहीं किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को उनके सीनियरिटी के अनुसार से अरेंज किया गया है। जो टॉप पर है वो सबसे सीनियर माना जाएगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ में बढ़ेंगे इनका सीनियरिटी घटता चला जाता है। अब नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर कार्बन कंटेनिंग है और टर्मिनल पर है, जैसे COOH हो गया, COOR, SO3H, ये सभी हमेशा टर्मिनल पर रहते हैं। कार्बन कंटेनिंग में है तो नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है, जैसे कि अगर आप देखो ये OH कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो ये कहीं पर भी है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे, उस इंड से करेंगे जिधर से ये नजदीक में पड़ेगा, यानी कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप को लेकर चलना है। बाकी जितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होंगे। नेमिंग करते वक्त में जो सीनियर होगा सिर्फ उसी एक का सफिक्स यूज करते हैं, और बाकी जितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब को हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो पहले उस पे आते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ के बाद में इसे अपनी कॉपी में लिखना है। फिर से हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे तो आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन समझ में तो आएगी कैसे लिखना है। हम जानबूझ करके हम चाह रहे हैं कि आप इसी फॉर्मेट पर आप खुद से लिखिए, NCERT बुक यूज करके। तो उसको पहले आप अपनी कॉपी में लिखोगे, कॉपी में लिखने के बाद में फिर बताते हैं कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं। अब कुछ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नेमिंग आपको बताते हैं, जिससे आइडिया लगे कि सीनियरिटी टेबल का हम लोग यूज करेंगे कैसे। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 CH OH CH2 और CH, ये कंपाउंड है। अब यहां आप देखोगे अगर तो दो दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक OH दिख रहा है, अल्कोहल है, और दूसरा CH है, यानी कि एल्डिहाइड है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सीनियरिटी टेबल देखो, तो सीनियरिटी टेबल अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको अल्कोहल के पहले एल्डिहाइड आ जाता है,
अल्कोहल के पहले कीटोन है, उससे ऊपर में एल्डिहाइड है, इसका मतलब कि एल्डिहाइड सीनियर है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सीनियर हो गया। इसका मतलब OH यानी कि अल्कोहल को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जैसे मिथाइल इथाइल का नेमिंग करते हैं, बस वैसे ही वही समझ रहे हैं। जैसे CH3 को मिथाइल करते थे, C2H5 को इथाइल करते थे, तो OH का क्या नाम होगा? तो जो प्रीफिक्स दिया हुआ है, यानी जितने जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब का प्रीफिक्स यूज करेंगे, सिर्फ एक ही का सफिक्स यूज होगा और वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है सीनियर, तो उधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से ये नजदीक में पड़े, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4। अब 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, तो जो बाकी ग्रुप पहले पढ़े हैं वही करेंगे हम लोग। तो याद है 3 हाइड्रोक्सी, टोटल 4 और अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड का नेमिंग आपको बताएं, तो इनका नाम हो गया ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH C Cl OH CH CHO और यहाँ CH3। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं जो पेंसिल यूज करोगे आप? OH हो गया, ये OH है, CHO है, Cl है और ये कीटोनिक ग्रुप यानी कि CO, यानी 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं। अब इन चारों में से आपको सीनियर मोस्ट आइडेंटिफाई करना है। ये हाइड्रोजन ये जूनियर होता है, मल्टीपल बॉन्ड से भी नीचे आता है। जितने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है वो सीनियरिटी टेबल में मल्टीपल बॉन्ड के भी नीचे आते हैं। तो रह गया कीटोन, अल्कोहल और एल्डिहाइड। तो इन तीनों को अगर कंपेयर करोगे तो इन सब में सीनियर है एल्डिहाइड। कार्बन कंटेनिंग है, टर्मिनल पर है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब सिर्फ ये रहेगा और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट होगा, यानी कि इनका प्रीफिक्स के फॉर्म में इनका नेमिंग करेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में। अब देखो ये मिथाइल है, M से शुरू होगा, OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं, H से शुरू होगा, क्लोरो है, C से शुरू होगा और कीटोन के केस में ऑक्सो होता है, ये O से शुरू होगा। तो अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है कि अल्फाबेट में कौन पहले आएगा। तो दिख रहा है कि अल्फाबेट में C पहले आएगा, थर्ड कार्बन एटम पर क्लोरो है, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो यहां लिखते हैं हम लोग 3 क्लोरो। अब इसके बाद में C के बाद में A B C D E F G H आ रहा है, तो H यानी कि हाइड्रोक्सी, तो 3 और 4 पर है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 5 डाइहाइड्रोक्सी, यानी कि सब बिल्कुल अल्काइल ग्रुप के जैसा। 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, 5 ये मिथाइल है, MNO, यानी मिथाइल के बाद में O आएगा, तो फिर मिथाइल सेकंड कार्बन एटम पर है, तो इसे लिखेंगे तो आ गया 2 मिथाइल और 5 पर कीटोनिक ग्रुप है, तो यहां जाएगा ये 5 ऑक्सो और टोटल 6 है एल्डिहाइड कंटेनिंग, तो 6 से हो जाएगा हेक्सेनल। इनका पोजीशन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमेशा 1 पर ही आएगा, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। एक और बताते हैं, जैसे यहां देखो HOOC C डबल बॉन्ड O CH CHO CH OH और CH3। अब इसका नेमिंग करना है, तो यहां देखो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C डबल OH, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। बचा क्या रह गया? यहाँ कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड और ये हाइड्रोक्सी। कीटोन के लिए ऑक्सो O से शुरू होता है, एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल F से शुरू होता है और हाइड्रोक्सी के लिए H से होता है। तो OFH देखो अल्फाबेट में कौन आता है? पहले F आ जाएगा, थर्ड कार्बन एटम पर है, तो इसके नेमिंग में लिखेंगे हम लोग 3 फॉर्माइल, 4 पर हाइड्रोक्सी है, तो 4 हाइड्रोक्सी, सेकंड पर कीटोनिक ग्रुप है, तो 2 ऑक्सो और टोटल 5 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, तो 5 कार्बन एटम कंटेनिंग ओइक एसिड, तो इन्हें कहा जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ये हो गया पेंटेनोइक एसिड।
तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से है जो। और बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये याद होगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में बात करते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में। जैसे ये बेंजीन हुआ, ऐसे IUPAC कहा जाता है, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन है। लेकिन IUPAC में भी कई वैसे कंपाउंड जिनका कॉमन नेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसको IUPAC एक्सेप्ट कर लिया, यानी उनके नाम को भी हम लोग ऐसे IUPAC नेमिंग करते हैं, उसे IUPAC एक्सेप्टेड नेम कहा जाता है। जैसे इस कंपाउंड को कहा है तो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन में लिख सकते हैं, लेकिन IUPAC एक्सेप्टेड बेंजीन है तो बेंजीन ही लिखा जाता है, IUPAC सीधा सीधा इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से अगर इसके साथ में कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों तो उनका भी लेवोनेमिंग होता है। जैसे अगर ये बेंजीन है, इसके साथ में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तब फिर इनका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, और इसी को हम लोग टॉलिन भी कहते हैं, मिथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इन्हें हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, और इनका IUPAC एक्सेप्टेड नेम में फिनॉल आता है, ये फिनॉल कहते हैं। अगर बेंजीन के साथ में CHO ग्रुप लगा हुआ है तो CHO ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड कहा जाता है, बेंजल्डिहाइड। और अगर बेंजीन के साथ में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH, तब इन्हें हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के साथ में NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो अमीनो बेंजीन, NH2 को अमीनो कहा जाता है, अमीनो बेंजीन, और इसी को एनिलीन भी कहा जाता है, यहाँ है एनिलीन। तो कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन लगे हुए हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट कुछ कॉमन था उसको हम यहाँ लिख दिए। कई के साथ में तो उनका जो प्रीफिक्स यूज होता है वही लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन के केस में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ इनको मिथाइल बेंजीन करते हैं, ये मिथाइल बेंजीन। उसी तरह से अगर CH3 की जगह पर C2H5 होता तो मिथाइल बेंजीन कहा जाता। अगर इस बेंजीन के साथ में Cl लगा हुआ है तब उस कंडीशन में इन्हें कहा जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। फिर कोई भी हाइड्रोजन हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो उन सबको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, जो फंक्शनल ग्रुप रहे, जहां जो ग्रुप लगा रहेगा उसके अनुसार से। जैसे अगर मान लीजिए इसके साथ में NO2 लगा हुआ है तो NO2 को नाइट्रो कहते हैं, तो इस कंडीशन में इनका नेमिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ नाइट्रोबेंजीन। तो ये तो बात की कि बेंजीन के वो कंपाउंड्स जिनके साथ में कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या नेमिंग करते हैं। अब अगर यहां पर भी हो सकता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप में सब कंसेप्ट यही है, यहां पर भी आपको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप काम करना है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना होगा जहां से वो सीनियर मोस्ट नजदीक में आता है, और फिर बाकी जो दूसरे ग्रुप हैं उनका पोजीशन लिखना होता है। जैसे देखो, अगर मान लिया ये कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से समझोगे, यहां ये Br दिया हुआ है और सपोज इस जगह पर ये OH दिया हुआ है, तो दो हो गया, एक हाइड्रोजन और दूसरा OH। अब ये बताया कि हाइड्रोजन सीनियरिटी टेबल में मल्टीपल बॉन्ड के भी नीचे आता है, तो सीनियर कौन हो गया? OH। तो OH का नाम रखेंगे बेंजीन के साथ में और इसे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब थर्ड कार्बन एटम पर ब्रोमो है तो इसका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा 3 ब्रोमो। अब बेंजीन के साथ में OH, अब इसको भूल जाओ, अभी जो लिखे थे वो अब आप याद करो कि बेंजीन के साथ में OH लगा हुआ है, तो बेंजीन के साथ में OH लगा है तो उन्हें हम लोग फिनॉल कहते हैं, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमोफिनॉल। बेंजीन हेक्सागोनल है और इसका ऑल 6 पोजीशन आइडेंटिकल है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर में रहेगा तभी वो सिंगल, सिंगल कहीं भी रह सकता है, और जहां रहेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर मान लिया कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, सपोज ये OH है और इस जगह पर सपोज COOH है,
तो फिर वही काम करना है आपको, सीनियर आइडेंटिफाई करना है। सीनियर C-OH है तो ये सफिक्स के फॉर्म में यूज होगा। नंबरिंग बेंजीन के कार्बन एटम का करना है तो 1 2 3 4 यानी रिंग का लेना है। इस यहां भी कार्बन है लेकिन ये कार्बन को नहीं लेना है, इसको रिंग को लेना है। तो 4 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 4 हाइड्रोक्सी। और अभी बताए हैं कि बेंजीन के साथ में अगर C-OH लगा हो तो इन्हें बेंजोइक एसिड कहा जाता है। तो बेंजोइक एसिड, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर ये कंपाउंड है कहीं रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है, यहीं दे रहे हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में बैठ जाए कि सिर्फ ऊपर रह सकता है NO2 और सपोज यहां पर CHO है तो CHO सीनियर हो गया, NO2 जूनियर है तो इनका नेमिंग करना है। तो यहां आ जाएगा 1 और ये 2 पर नाइट्रो ग्रुप है तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 नाइट्रो। और बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड है तो इन्हें कहा जाएगा बेंजल डिहाइड, 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है तो उसको आप लोग कर सकते हैं। अब इसी में कई जगह पर ऑर्थो, मेटा और पारा दिया जाता है। ऑर्थो, मेटा और पारा जैसे हाइड्रोकार्बन में आइसो, नॉर्मल और न्यू यूज करते हैं ट्राइबल मेथड, उसी तरह से ऑर्थो, मेटा और पारा भी यूज किया जाता है। आप याद करो केमिकल बॉन्डिंग में भी आया था इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप उस वक्त में भी बताए थे, वही पार्ट यहां रिपीट कर रहे हैं। ऑर्थो, मेटा और पारा के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, बेंजीन ये हो गया। अब इस बेंजीन में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इस जगह पर है तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले पोजीशन को आइदर लेफ्ट में हो या राइट में हो उसे हम लोग ऑर्थो करते हैं। ओ ऑर्थो के लिए यूज होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऑर्थो लिखते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप के एक के बाद के दूसरे पोजीशन को क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो उसे मेटा कहा जाता है। लिखते हैं हम लोग M से लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं हम लोग मेटा। और फंक्शनल ग्रुप के जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसके ठीक अपोजिट डायगोनल पोजीशन को पारा कहा जाता है। तो यहां P लगा हुआ है तो इसे कहा जाएगा पारा। कोई जरूरी नहीं कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ऊपर में कहीं पर भी, ध्यान ये देना है कि सीनियर मोस्ट के बगल के पोजीशन को ऑर्थो, अल्टरनेट पोजीशन को मेटा और डायगोनल अपोजिट पोजीशन को पारा करते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मानकर चलते हैं कि यहां ये बेंजीन में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इस जगह पर लगा हुआ है तो इस जगह पर लगा हुआ है तो इसका ये ठीक बगल का पोजीशन है, यहां ये अल्टरनेट पोजीशन है और ये डायगोनल अपोजिट पोजीशन है। फिर इसके बगल का पोजीशन है, अल्टरनेट है और ये डायगोनल अपोजिट है। तो अगर कोई पूछे कि ये क्या होगा तो देखो सीनियर मोस्ट के डायगोनल अपोजिट है तो इसे पारा कहा जाएगा। फिर पूछे कि ये क्या होगा तो इसके ठीक बगल का है तो ये ऑर्थो होगा। ये क्या होगा, इसके ठीक बगल का है तो ऑर्थो होगा। ये अल्टरनेट पोजीशन पर है तो मेटा, ये अल्टरनेट पोजीशन पर है तो मेटा। इसी का यूज हम लोग यहां भी करेंगे। अब देखो यहां ये सीनियर है और इसके ठीक बगल में ये है और थर्ड पोजीशन अल्टरनेट पोजीशन पर चला गया तो इनका अगर मीनिंग करना है तो ये मेटा पर है तो M लिख दिए और बाकी का नाम सब कॉमन होगा, यानी इन्हें कहा गया ब्रोमोफिनॉल, मेटा ब्रोमोफिनॉल। ये वही कंसेप्ट यहां यूज करो। देखो ये सीनियर है और इसके ठीक अपोजिट डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर अगर लगा है तो उसे पारा कहा जाता है। तो इनका नेमिंग करेंगे तो यहां लिखा जाएगा पारा और बाकी का सभी नाम वही, यानी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या इसका अगर नेमिंग करना है, ये सीनियर है, इसके ठीक बगल में ही लगा हुआ है तब इन्हें कहा जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो हमें लगता है कि अभी ऑर्थो, मेटा और पारा का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सीनियर मोस्ट आइडेंटिफाई करते हैं 1 2 3 की जगह पर यहाँ पे ऑर्थो, मेटा, पारा का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोमेनक्लेचर अब यही खत्म करते हैं। हमें पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट करना है। बहुत सारा होता जाएगा। हाइपोथेटिकली आप एनसीईआरटी में देखोगे तो नोमेनक्लेचर कब का खत्म कर चुका है, स्टार्टिंग किया उसके बाद एक एक एग्जांपल के बाद में फिनिश कर दिया।
लेकिन ये चूंकि बेस है तो हम वहां तक के पोर्शन को लेकर चल रहे हैं जहां तक 12th में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो नोमेनक्लेचर को आप यहाँ तक, बाकी आपके प्रैक्टिस पर है। अगर इतना बात दिमाग में है तो कुछ और एडिशनल पार्ट भी दिया हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो। अब इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि कम से कम एक बार आप एनसीईआरटी बुक का रीडिंग डाल करके रखोगे। आइसोमेरिज्म के बारे में क्या बताया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक, थैंक यू।